हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये अकाउंटिंग टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप प्लीज़ वो जाके देख लेना, ठीक है। और ये वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, देखें बिज़नेस की दुनिया की अगर बात की जाए ना, तो ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये सीक्रेट कीज़ मानी जाती हैं, ठीक है। तो मतलब मान के चलो, जो भी बिज़नेस है ना, अगर उनको अनलॉक करना है तो इन्हीं अकाउंटिंग टर्म से आप करोगे। जैसे इनवॉइस क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, वोचर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ठीक है। तो क्या आप भी अपनी पॉकेट और बिज़नेस का बॉस बनना चाहते हो? तो अगर आप भी अपनी पॉकेट और बिज़नेस का बॉस बनना चाहते हो तो आज हम समझेंगे इनवॉइस क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, वोचर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ठीक है। इस तरह से समझेंगे एकदम इजी मज़ेदार स्टाइल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जितना भी हमसे हो सका आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉप 100 अकाउंटिंग टर्म्स जब आप सीख लोगे तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, ठीक है। ये मान लो कि ये क्या है, ये एक पावर पैकेट अकाउंटिंग जर्नी है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉप 100 अकाउंटिंग टर्म्स होंगी ना, ये हर स्टूडेंट, कोई जॉब सीकर हो या फिर कमर्स लर्नर हो, सबको ये पता होनी चाहिए। ये एक बेस माना जाएगा अकाउंटिंग के लिए, ठीक है ना। इस वीडियो सेशन में हम डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग वर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में, या फिर जितनी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स रहती हैं और एग्ज़ाम फ्रेंडली डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, एक साथ जो है ना, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अकाउंटिंग जो है ना आपके लिए ईजी, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। बस आपने क्या करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म आपको जो दी गई है ना, सबसे पहली टर्म आपको एसेट दिया गया है। अब देखें, एसेट पे ना क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एसेट क्या होता है? एसेट की जब हम बात करते हैं, समथिंग यू ओन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई चीज़ जो आपकी अपनी है, ठीक है। एनीथिंग द बिजनेस ओन्स एंड कैन यूज टू गेट मनी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस के पास जो चीज़ होती है और जिससे फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं हम, उसे एसेट कहते हैं। क्या कहा मैंने, कि बिजनेस के पास जितनी भी अपनी चीज़ें होती है ना, जिससे क्या होता है, फ्यूचर में पैसा कमाया जा सकता है, वही उसके लिए क्या है, एसेट होता है, ठीक है। समझ आया होगा। बिजनेस की कोई भी वैल्यूएबल चीज़, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए एसेट की एग्जाम्पल क्या होगी, तो एसेट की एग्जाम्पल होगी शॉप। शॉप की जो हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है ना, शॉप की बिल्डिंग भी तो हमारे पास क्या है, एसेट है, ठीक। फर्नीचर जो है हमारे पास शॉप के अंदर, ये क्या है, एसेट है, ठीक। कैश हमारे पास क्या है, एसेट है, ठीक। कंप्यूटर उस दुकान के अंदर होंगे, शॉप के अंदर, ये क्या है, एसेट है। स्टॉक किसको बोलते हैं, जो उसके अंदर माल है, ये हमारे पास भी एसेट है। कार या बाइक जो यूज़ की जाती है बिज़नेस में, ये भी क्या है, एसेट है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। जो बिज़नेस के पास हो और पैसा लेने में हेल्प करे, वही हमारे पास एसेट है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ए शॉप फ्रिज इज़ एन एसेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो बिज़नेस की अपनी चीज़ है, ठीक है, समथिंग यू ओन, जो आपकी अपनी है, एनीथिंग द बिजनेस ओन्स एंड कैन यूज़ टू गेट मनी, ठीक है, जिससे पैसा आ सकता है। बिज़नेस की जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, यही हमारे पास एसेट कहलाती हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है, ये तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, एसेट की डेफिनेशन बताई है। एसेट की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन इस वीडियो सेशन में मैं आपको टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म्स को सीखेंगे। बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं एसेट की टाइप्स भी पढ़ाऊंगा, एग्जांपल्स भी पढ़ाऊंगा, लाइबिलिटी की टाइप्स भी पढ़ाऊंगा, एग्जांपल्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको आज के इस लेक्चर में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सीखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एसेट क्या होता है, एसेट बिजनेस के पास वैल्यूएबल चीज़ जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, बेनिफिट दे। लेकिन ना देखो, ये एसेट की टाइप्स होती हैं, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट क्या होता है,
ठीक है, ये टाइप है इसकी, जिसे आप नॉन करंट एसेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नॉन करंट एसेट के नाम से। ये आज आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये मैं बाद में बताऊंगा। एसेट होते हैं जो चीज़ें बिजनेस लंबे टाइम के लिए यूज़ करता है, मोर देन 1 ईयर तक, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। ये बाद में बताऊंगा क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये पूरी 100 की 100 टर्म्स आप सही से नहीं सीख पाओगे। इसमें फिर करंट एसेट्स भी होते हैं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम अलग से, एसेट पे एक अलग वीडियो लाएंगे, लाइबिलिटी पे भी अलग लाएंगे। आज हम सिर्फ वन लाइनर डेफिनेशन को सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। ये जब आपको पता चल जाएगा तो बाद में आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि एसेट क्या होता है, ठीक है। आप भूलना नहीं है, बिजनेस के पास वैल्यूएबल चीज़ें जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करें, फ्यूचर में, वही एसेट कहलाती हैं, ठीक है। जिसमें बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारी चीज़ें एसेट में ही आती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी दी गई है, ए शॉप फ्रिज इज़ एन एसेट। शॉप के अंदर जो फ्रिज है, आप मुझे बताओ फ्रिज का यूज़ जो होता है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, और खास करके इसकी वैल्यू है ना, फ्रिज के अंदर आप कितनी चीज़ें रखोगे, ऐसी चीज़ें रखोगे जो आपको पैसा देंगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंपनी या किसी बिजनेस के लिए एसेट ही है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एसेट अगर आपसे आप कोई पूछेगा, समथिंग यू ओन, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी अपनी हो, ठीक है। मान के चलते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल हमारे पास क्या है, ये यूट्यूब चैनल हमारा एसेट है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। फिर हमारे पास सेकंड टर्म दिया गया है लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है? समथिंग यू ओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मनी द बिजनेस मस्ट पे टू अदर्स, ऐसा पैसा जो बिजनेस को दूसरों को पे करना होता है। लाइबिलिटी मीन्स मनी द बिजनेस हैज़ टू पे टू अदर्स। क्या लिखोगे आप, क्या याद रखोगे? ऐसा पैसा, मनी द बिजनेस हैज़ टू पे टू अदर्स, ठीक है जी। इन सिंपल आप इतना याद रखोगे। लाइबिलिटी वो पैसा होता है, ठीक है, जो बिजनेस को किसी को देना होता है, ठीक है, या देना पड़ता है। मतलब बिजनेस का उधार, ये क्या होता है? उधार होता है। बिजनेस का जो उधार होता है ना, यही हमारे पास लाइबिलिटी माना जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्या कहते हो, मनी टेकन फ्रॉम द बैंक दैट मस्ट बी रीपेड, मतलब बैंक से लिया हुआ लोन, जो आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से आपने क्या किया, लोन लिया, ठीक है, जो बाद में वापस देना ही है ना, तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। या फिर हम कहें जिन लोगों से आपने माल उधार में लिया, अब उनका पैसा देना है, ठीक है। पीपल फ्रॉम होम यू बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये लाइबिलिटी में आ जाती हैं। उसमें आप याद रखोगे, जैसे हमारे पास मैंने आपको बोला बैंक का लोन, बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, बैंक लोन लाइबिलिटी है। क्रीडेटर्स, क्रीडेटर्स हमारे पास एग्जाम्पल है, जिस मतलब क्रीडेटर्स कौन से होते हैं? जिन लोगों से आपने माल उधार में लिया होता है और उनको पैसा देना होता है, उनको क्रीडेटर्स कहा जाता है, याद रख लेना। एग्जाम्पल है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल एग्जाम्पल है इसी की। पेएबल क्या होता है? एक रिटर्न प्रॉमिस दैट यू विल पे समवन लेटर, मतलब आप किसी को रिटर्न वर्क में देते हैं कि हम आपको बाद में पैसा दे देंगे, यही हमारे पास बिल्स पेएबल होता है। मतलब पेपर पे आप लिख कर देते हैं कि मैं बाद में पैसा दे दूंगा, ये चीज़ें बिल्स पेएबल में आ जाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? लाइबिलिटी की एग्जांपल है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये हम इसी में टर्म में देखेंगे। एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू बट नॉट पेड येट, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा आपसे हो गया है पर अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, इन्हीं को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू बट नॉट पेड येट, यानी आपसे खर्चा तो हो गया पर अभी तक आपने उस चीज़ की पेमेंट नहीं की, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन किसकी एग्जाम्पल है? याद रख लेना, ये भी हमारे पास लाइबिलिटी की एग्जाम्पल है, याद रखोगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस का देने वाला पैसा, मतलब कि जो आपको उधार देना है लोगों का, ये हमारे पास लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, जो आप बैंक से लोन लेते हैं, ये भी क्या है? एक लाइबिलिटी है। क्रीडेटर्स क्या है? क्रीडेटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्रीडेटर्स मीन पीपल, ऐसे लोग फ्रॉम होम यू बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे आपने क्या किए हैं, गुड्स को मतलब ख़रीदा है, क्रेडिट पे ख़रीदा है, और जिन लोगों से आपने माल उधार में लिया अब उनको पैसा वापस देना है, तो ये भी हमारे पास लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिटर्स होंगे। और बिल्स पेएबल एग्जांपल बताई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गए, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स लाइबिलिटी की हैं। तो अब आपको लाइबिलिटी की समझ आ चुकी होगी। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड टर्म दिया गया है कैपिटल। अब ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? ऑनर मनी, ऑनर का पैसा, ठीक है।
देखें, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से बिजनेस में लगाता है। इतना याद रख लेना। क्या बोला? कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर अपने पॉकेट से बिजनेस में लगाता है। मनी द ओनर पुट्स इनटू द बिजनेस, ऐसा पैसा जो ओनर, जो मालिक होगा, वो किस में लगाएगा? बिजनेस में लगाएगा। कैपिटल इज द मनी द ओनर पुट्स इनटू द बिजनेस, मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट। ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? ओनर इन्वेस्टमेंट। ओनर इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल कहते हैं। ओके जी, ठीक है जी। ओनर बिजनेस को जो पैसा देता है, ठीक है, ओनर क्या करता है? जो बिजनेस को पैसा देता है वही हमारे पास कैपिटल कहलाता है। विदाउट कैपिटल, देखें, विदाउट कैपिटल, बगैर कैपिटल के, विदाउट कैपिटल बिजनेस के नॉट स्टार्ट। इसके बगैर ना बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता जब तक ओनर पैसा नहीं लगाएगा बिजनेस में। तो कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा? तो वही जो पैसा ओनर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अपनी जेब से पैसा लगाता है किसी बिजनेस को खोलने के लिए, वही पैसा हमारे पास कैपिटल कहलाता है। तो ओनर मनी को हम कैपिटल कहते हैं, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ओनर ने इन्वेस्ट किया 50,000, कितना? 50,000। किस लिए किया? टू स्टार्ट ए शॉप, एक शॉप को चलाने के लिए। तो ये जो इसने 50,000 यहाँ पे लगाया है ना, ये कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और बाद में भी उसने मान के चलते हैं 10,000 और ऐड किया, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गई। ठीक है, तो इस तरह आपको चीज़ों को याद रखना है। कैपिटल का मतलब क्या रखोगे याद आप? ओनर मनी इन द बिजनेस। जैसे कि एग्जाम्पल भी दी गई है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या दी गई है? एग्जाम्पल दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, ओनर इन्वेस्ट 10,000 टू स्टार्ट ए शॉप। मान के चलते हैं आप कोई शॉप अपनी खोल रहे हो, और उसमें सबसे पहले जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, वही आपकी कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कैपिटल का सिंपल मीनिंग क्या है? कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर अपनी पॉकेट से बिजनेस में लगाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ना आपके सामने जो यहाँ पे टर्म दिया गया है 4th नंबर पे, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है मनी अर्नड। मनी अर्नड, पैसा जो आपने कमाया। ठीक है, मनी द बिजनेस गेट्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स, वो पैसा जो बिजनेस ने कहाँ से लाया? गुड्स को बेच कर लाया, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में याद रख लेना। रेवेन्यू मीन्स द टोटल मनी ए बिजनेस अर्न्स, जो टोटल मनी क्या करता है? बिजनेस अर्न्स करता है, टोटल मनी। ठीक है, टोटल मनी जो बिजनेस क्या करता है? अर्न्स करता है। किससे? फ्रॉम सेलिंग गुड्स, गुड्स आर सर्विसेज। ओके प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। रेवेन्यू वो पैसा होता है जो बिज़नेस क्या कहता है? जो बिज़नेस को चीज़ें बेचने या फिर सर्विस देने से मिलता है। इतना याद रख लेना। मतलब बिज़नेस की जो अर्निंग है, बिज़नेस की अर्निंग को ही हम क्या कहते हैं? बिज़नेस अर्निंग को ही हम रेवेन्यू कहते हैं। इतना आप याद रख लेना, बिज़नेस अर्निंग को ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, मतलब मनी कमिंग इनटू द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में आ रहा है ना चीज़ों को बेच कर, ठीक है, वो रेवेन्यू है। सेल का पैसा, जो सेल का पैसा है ना, ये हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है। सेल का पैसा हमारे पास रेवेन्यू है। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है, सेलिंग चॉकलेट्स फॉर ₹500, मतलब जो उसने चॉकलेट्स बेची होंगी 500 की, तो उसके बाद जो पैसा आया उसके पास, वो रेवेन्यू है। ठीक है, ये शॉप सेल गुड्स पर, अब मान के चलते हैं 5,000, अगर कोई शॉपकीपर है वो 5,000 की चीज़ें बेचता है, ठीक है, और वो जो पैसा उसके पास बेचने के बाद आया, ये हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है। कोई बेकरी है, एक बेकरी वाला क्या करता है? केक्स को सेल करता है 2,000 रुपीज़ में, एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर। जो एग्जाम्पल मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, ये समझा करो। तो ये जो 2,000 रुपये उसके पास आएगा ना एक दिन के अंदर, ये उसका रेवेन्यू है। कोई ट्यूटर है, वो अर्न्स करता है ₹500 बाई टीचिंग 1 क्लास, तो उसके पास जो 500 रुपये आ रहे हैं वो रेवेन्यू है। कोई मोबाइल रिपेयर शॉप है, वो अर्न्स कर रहा है कितना? ₹300 रिपेयरिंग करने से एक फ़ोन को, तो जो उसके पास पैसा आया रिपेयर करने के बाद, वो भी क्या है? रेवेन्यू है। इतना आप समझ रहे होंगे ना। कोई रेस्टोरेंट है, वो सेल्स कर रहा है फूड को, उसकी कीमत है, मतलब मान के चलते हैं ₹10,000 इन अ डे, जितना खाना उन्होंने क्या किया? बेचा एक दिन के अंदर। जो पैसा उनको बेचने के बाद आया, वो सारा का सारा रेवेन्यू है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने 5th टर्म दी गई है, एक्सपेंस। क्या दिया गया है? एक्सपेंस।
एक्सपेंस के सामने ब्रैकेट में लिया गया है मनी स्पेंट, मनी यूज टू रन द बिजनेस, ऐसा पैसा जो यूज़ किया जाए किसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ये हमारे पास एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, मनी यूर बिजनेस स्पेंड्स टू स्टे लाइव। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, हमारे पास एक्सपेंस इज द मनी ए बिजनेस स्पेंड्स टू रन इट्स डेली वर्क, मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कि जो पैसा, यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मीनिंग क्या है इसका, मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस से जाता है। देखो, अगर आपको अपना कोई बिजनेस है, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप उस पर खर्चा भी तो करेंगे, तो वही तो हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज द मनी ये बिजनेस स्पेंड्स टू रन इट्स डेली वर्क, कि एक्सपेंस क्या है, ये वो पैसा है जो बिजनेस क्या करता है, स्पेंड करता है अपने डेली वर्क को चलाने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो पैसा जो बिज़नेस अपने काम चलाने के लिए खर्चा करता है वो हमारे पास एक्सपेंस कहलाता है। बिज़नेस से पैसा बाहर जाता है वो भी एक्सपेंस कहलाता है, इतना आप समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हमारे पास रेंट, रेंट एक्सपेंस, आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, दुकान है कोई, आप किसी के घर रह रहे हो या कोई ऑफिस का आपको किराया देना है, तो ये क्या है, रेंट एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस, अब कैसे, देखो ज़रा, वर्कर्स को आप सैलरी देते हो ना, अगर आपके आगे कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सैलरी भी क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा आपके बिज़नेस का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आपके बिज़नेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, यानी कि उसमें लाइट, फैन, एसी, ठीक है, या कोई मशीन आप चला रहे हो तो उसका तो बिल आपको देना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारे पास एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, हमारे पास आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हो, मान के चलते हैं वाईफाई, या फिर हमारे पास फ़ोन बिल, मतलब आप मंथली रिचार्ज करवाते हो, इंटरनेट बिल, ये क्या हो गया हमारे पास, इंटरनेट बिल हमारे पास एक्सपेंस हो गया। एग्जाम्पलें पूछी जाती हैं, एग्जामिनर पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है एक्सपेंस की। या फिर हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट करते हो आप, एडवर्टाइजिंग करते हो, एक्सपेंस, यानी कि पोस्टर, बैनर, ऑनलाइन एड्स पर आप जो खर्चा करते हो, रखेंगे जो एडवर्टीजमेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक्सपेंस होगा, क्या होगा, एक्सपेंस, याद रख लेना। अच्छा, आपने पेन लाया, नोटबुक लाई, ठीक है, तो ये जो आप खर्चा कर रहे हो स्टेशनरी पे, किस पे, स्टेशनरी पे, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस भी होते हैं, कौन से, रिपेयर एक्सपेंस। अब ये कौन से होते हैं, देखो, कंप्यूटर है, ठीक है, मशीन है आपके बिज़नेस में, या कोई फर्नीचर को ठीक करवाना है, तो ये हमारे पास रिपेयर कास्ट हो जाएगी ना। तो रिपेयर कास्ट क्या है, ये भी हमारे पास एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नोट करनी है, ये पूछी जाएंगी। रिपेयर कॉस्ट है, ये क्या है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है। इंटरनेट बिल क्या है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। रेंट क्या है, एक्सपेंस है। तो आपको एक्सपेंस के बारे में समझ आया होगा, जो पैसा खर्चा जाता है ये एक्सपेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पेइंग ₹200 फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपने 200 रुपये किसके लिए पे किए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपने पे किए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था ये हमारे पास क्या निकला, ये एक्सपेंस निकला। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। बड़े ही आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्सपेंस क्या होता है। ये एग्जाम्पलें जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पलें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और इनका आगे इतना ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी पढ़ोगे ना वहाँ पे इनका बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये 5 टर्में जो अभी मैंने बताई, एसेट, ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, अच्छे से समझ आ चुकी होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमारे सामने दिया गया 6th नंबर पे प्रॉफिट। क्या दिया गया है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स्ट्रा मनी अर्नड। क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा मनी अर्नड, कि जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, यानी कि मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। वो पैसा जो कब बचे, पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे के सारे एक्सपेंस को पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है। अब समझना ज़रा,
सिंपल वे में, जब बिज़नेस को आने वाले पैसे से यानी रेवेन्यू, बिज़नेस में जो पैसा आया वो क्या कहलाता है, अभी बताया था रेवेन्यू कहलाता है, मतलब गुड्स को बेचने के बाद। और जाने वाले पैसे के बारे में क्या बताया था, एक्सपेंस बताया था, यही चीज़ बताई थी ना। जब क्या होता है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंस यानी आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा, इससे ये वाला पैसा यानी रेवेन्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये जो हमारे पास जब बढ़ जाता है, जो पैसा पीछे बच जाता है, यही हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, देखिए बिजनेस में आने वाला जो पैसा है वो रेवेन्यू कहलाता है, अभी बताया था मैंने, और जाने वाला पैसा एक्सपेंस कहलाता है। तो मैंने कहा जब रेवेन्यू क्या हो जाए, एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी बच जाता है ना पीछे, एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट, एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट, एक्स्ट्रा मनी अर्नड, जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है, वो हमारे पास प्रॉफिट है। अब समझ आया, आया होगा। यहाँ पे समझना, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जब आप क्या करते हैं, रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, पीछे जो पैसा बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वही पैसा हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने क्या किया, आपने गुड्स को बेचा, किसको बेचा, गुड्स को बेचा। गुड्स को आपने लगभग रुपीज़ मान के चलते हैं 1000 में बेचा, और आपका एक्सपेंस इस पे कितना हुआ, आपका एक्सपेंस इस पे ₹700 हुआ। ठीक है, बेचा आपने 1000 में, खर्चा आपका 700 हुआ था। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट कहता है हमारे पास, जब आप 1000 से 700 को माइनस करेंगे तो पीछे आपके सामने ₹300 बचेंगे। ये जो 300 आपके पास बचे ना, ये आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है, यही जो एक्स्ट्रा अर्न का पैसा है ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब समझ आया, आया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी अर्नड यानी कि मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे जब आप पे कर देते हो, सारे खर्चों का जब आप पे कर देते हो ना, पीछे जो पैसा बच जाता है वही हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है। जैसे यहाँ पे अर्नड आपने कितने किए, ₹500, स्पेंट आपने कितने किए थे, 300, पीछे कितने बचे, 200, वो 200 आपके लिए प्रॉफिट है। समझ आया, ओके। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अलग पेज पे समझाता हूँ। आपने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई क्या है, दुकान है, आपने सेल किया एक फ़ोन, कितने में, लगभग फ़ोन को आपने सेल किया, फ़ोन को मतलब फ़ोन को बेचा, आपने बेचा ₹12,000 में, 12,000 में। ठीक है, और आपने इसको ख़रीदा कितने में था, आपने ख़रीदा था 10,000 में, कितने में, 10,000 में। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू 12,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो आपके पास पीछे कितना प्रॉफिट बचा, आपके पास पीछे 2000 का प्रॉफिट बचा। तो यही हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया आपको, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये आप साथ में फार्मूलाज भी याद रखना, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्लियर हुआ, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात ख़त्म, डेफिनेशन याद रख लेना, एक्स्ट्रा मनी अर्नड, मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, ऐसा पैसा जो हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद बच जाए। फिर इसी तरह से ना लॉस होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, लॉस। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड, जो आप एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन अर्निंग्स, जब आपके खर्चे ना ज़्यादा हो जाएं अर्निंग से, तो हमारे पास ये लॉस कहलाता है। ठीक है, जब बिज़नेस का खर्चा यानी कि एक्सपेंस, जो बिज़नेस का खर्चा है ना, जिसे आप एक्सपेंस कहते हो, ये आने वाले पैसे से यानी कि रेवेन्यू से, आने वाला पैसा क्या है, जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला हमारे पास एक्सपेंस। ठीक है, आने वाला हमारे पास, आने वाला रेवेन्यू, इस तरह याद रख लेना। तो मैंने कहा जब बिज़नेस का खर्चा यानी कि एक्सपेंस क्या हों, आने वाले पैसे यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास लॉस कहलाता है। इन शॉर्ट आप क्या याद रखोगे, एक्स्ट्रा मनी दैट गोज आउट, ये हमारे पास लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो लॉस का फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस का फार्मूला है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। ठीक है, इतना याद रख लेना, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं
तो हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी चीज़ से कमाए कितने, आपने कमाए ₹500 और आपने खर्च कितना किया, आपने स्पेंड किया था 700। अर्न जो किया ये क्या है, ये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, जो स्पेंड किया ये क्या था, ये एक्सपेंस था। तो मुझे यहाँ पे बताओ, ज़्यादा आपने खर्चा किया है ना, तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, लॉस इक्वल टू लॉस हमारे पास एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू होता है। तो हमारे पास एक्सपेंसेस 700 थे, तो आपने क्या करना है 700 माइनस, सिंपल सी बात है 500, क्योंकि फार्मूला हमारा है क्या, अभी बता दिया, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो 700 में से जब 500 निकालोगे तो पीछे कितने बचेंगे, ₹200 बचेंगे। तो आपको कितने का लॉस हुआ, आपको 200 का लॉस हुआ। समझ आ गया होगा। एग्जाम कोई शॉप है, शूज़ की शॉप है, कहानी की तरह समझा करो। शूज़ की शॉप है तो शॉपकीपर है, वो सेल करता है शूज़ को रुपीज़ मान के चलो 800 में, ठीक है। लेकिन उसने वही शूज़ जो लाया था जब अपनी दुकान पे वो 1000 का लाया था। तो अब 1000 से आप क्या करोगे, 1000 से आप 800 को माइनस करोगे, पीछे 200 बचेंगे, शॉप वाले को 200 का लॉस हो गया। तो यही हमारे पास लॉस कहलाता है। तो सिंपल लॉस के लिए आप याद रखोगे, जब बिज़नेस का खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस आने वाले पैसे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी दैट गोज़ आउट, ये हमारे पास लॉस कहलाता है। तो लॉस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझाया है, ठीक है। अब भी आपको अगर समझ नहीं आती तो फिर मैं क्या ही करूं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कुछ घोल के पिलाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। यानी कि जब एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो वही हमारे पास लॉस कहलाएगा। ठीक है जी, व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन अर्निंग, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे अर्निंग से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है, अर्नड 300 स्पेंट 400। आपने कमाया 300, खर्च आपने 400 किया था, पीछे आपको ₹100 का लॉस हो गया। फिर ना 8 नंबर टर्म हमारे पास दी गई है, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट हमारे पास रिकॉर्ड पेज को कहा जाता है। आप सिंपली क्या याद रखोगे अकाउंट के बारे में, वैसे आप सबको मालूम होगा बिजनेस के अंदर ना ये क्या होता है, वन पेज फॉर वन टाइप ऑफ थिंग। अब समझना ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे जो अकाउंट होता है ना, इसको रिकॉर्ड पेज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पेज होता है वेयर वी रिकॉर्ड वन टाइप ऑफ आइटम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एक ही तरह की आइटम को। यहाँ पे ये चीज़ होती है, ईच आइटम, हर एक आइटम की अगर बात की जाए, ईच आइटम हैज़ इट्स ओन अकाउंट। ठीक है, हर एक आइटम का अपना ही अकाउंट होता है। जैसे कैश होगा, कैश का अपना ही होगा बिजनेस के अंदर, रेंट अकाउंट अलग होगा, ठीक है, सेल्स का अलग होगा, सैलरी का अलग होगा। समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड पेज वेयर वी रिकॉर्ड वन टाइप ऑफ आइटम। जैसे कि लाइक मनी रिसीव्ड, कोई पैसा हमने रिसीव किया है किसी से, मनी पेड, हमने किसी को पैसा दिया है, आई थिंग्स बॉट सोल्ड, हमने कोई चीज़ खरीदी है, बेची है, ठीक है ना। तो वो एक पेज पे रिकॉर्ड होंगी, वही हमारे पास अकाउंट कहलाएगा। और अकाउंट वो पेज या रिकॉर्ड होता है जहाँ हम एक ही चीज़ की ट्रांसैक्शन लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमेशा पता रहे कि कितना है हमारे पास और कितना यूज़ हुआ है। तो बिज़नेस में हर चीज़ का ना क्या होता है, ये चीज़ याद रख लेना, बिज़नेस में हर चीज़ का अलग अकाउंट होता है। जैसे कि कैश का अकाउंट मैंने आपको बताया अलग होता है, ठीक है, रेंट का अकाउंट अलग होता है, सेपरेट अकाउंट होता है, सेल्स का अलग होता है। तो हर अकाउंट में सिर्फ उसी चीज़ का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, अलग अलग। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको कैश का बोला, यहाँ पे क्या बोला, कैश, मान के चलते हैं कैश अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट है, ध्यान से समझना, कैश अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑल कैश कमिंग इन, कितना पैसा हमारे पास आया, कैश कमिंग इन, ठीक है, एंड गोइंग आउट, और कितना हमसे गया, वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे ना, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हमने रिसीव्ड किया, हमने रिसीव्ड क्या किया, हमने रिसीव्ड किया ₹5000 को, ठीक है, सेल से, फ्रॉम सेल्स। तो ये सारा का सारा हम रिसीव्ड क्या करेंगे, ऐड किस में करेंगे, ऐड कैश अकाउंट में करेंगे। किस में करेंगे, कैश अकाउंट में, क्योंकि हमने पैसे रिसीव किए तो कैश अकाउंट में जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने ना पेड किया है, क्या किया है, पेड, तो पेड की बात करें, अगर हमने ₹2000 रेंट के लिए पे किए हैं, किसके लिए, रेंट के लिए, ये 2000 जो हमने रेंट के लिए पेड किए ना, ये डिडक्ट होंगे। डिडक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस होंगे, किस से माइनस होंगे,
कैश अकाउंट से, ठीक है। ये आप माइनस कर दोगे ना, ऐसा ही होता है ना, मतलब आपने अगर कोई पे किया है किसी को तो आप अपने अकाउंट से माइनस कर देते हो। तो लेकिन ये भी किस में हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ रही होगी बात। इसी तरह मैंने आपको सेल्स के लिए बोला, तो सेल्स के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, रिकॉर्ड ऑल मनी अर्नड। सेल कैसे होती है, जो पैसा आप कमाते हो किसको बेच के, सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचोगे, ठीक है, गुड्स को बेचोगे या सर्विसेज को बेचोगे तो उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा। वही पैसा मान के चलते हैं आपने गुड्स को बेचा 10,000 में, कितने में, 10,000 में आपने बेच दिया, तो वो आप किस में ऐड करोगे, ऐड करोगे सेल्स अकाउंट में, ठीक है, किस में, सेल्स अकाउंट में। इसी तरह से रेंट अकाउंट, आपने रेंट पेड किया, एग्जाम्पल पेड आपने 3,000 किया किसी शॉप का रेंट, तो वो आप किस में ऐड करोगे, रेंट अकाउंट में करोगे। सैलरी की बात करें तो रिकॉर्ड करोगे ऑल सैलरीज पेड टू वर्कर्स, पेड आपने 5,000 सैलरी की है वर्कर को, काम करने वालों को, तो आप किस में डालोगे, सैलरी अकाउंट में डालोगे। तो ये चीज़ अब आप याद रख लेना। अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है वन पेज फॉर वन टाइप ऑफ थिंग। दोबारा से समझ लेना, वन पेज फॉर वन टाइप ऑफ थिंग, ईच आइटम हैज़ इट्स ओन अकाउंट। हर एक आइटम का अपना अकाउंट होता है बिजनेस के खाते में, कैश का अपना, रेंट का अपना, सेल्स का अपना, सैलरी का अपना, और इनको अपने अपने अकाउंट में रखा जाता है। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कैश अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ओनली कैश आइटम्स, कैश अकाउंट सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करता है जो कैश के रिलेटेड होती हैं। सेल्स अकाउंट वही चीज़ें रिकॉर्ड करेगा जो सेल्स के रिलेटेड होंगी। तो अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 9th नंबर पे हमारे पास कैश दिया गया है। आप सबको पता होगा कैश क्या होता है, आप सबके पास होता है। रेडी मनी लिखा गया है, आप सुनना ज़रा, मनी अवेलेबल इमीडिएटली, इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझना। कैश तो आप सब यूज़ करते हो, कैश आपके पास होता है, तो आपको क्या याद रखना है, ये वो पैसा होता है, कौन सा पैसा, जो पैसा आपके हाथ में होता है, मनी इन हैंड, नॉट इन बैंक, नॉट इन बैंक, बैंक के अंदर नहीं, जो आपके पास होता है उसको कैश कहा जाता है। या फिर नॉट ऑन क्रेडिट, नॉट ऑन क्रेडिट, सिर्फ उसी पैसे को कैश कहा जाता है जो आपके पास होता है, मतलब जो आपके वॉलेट में होगा, जो आपके जेब में होगा, वही कैश कहलाएगा। कैश वो पैसा है जो तुरंत हाथ में अवेलेबल हो, ठीक है, इमीडिएटली, जिसे आप अभी यूज़ कर सकते हो, उसी को कैश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ना, आपके फ़ोन में आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो बैंक में है ना, मान के चलते हैं आपका बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दिए और आपने अपने पास रख दिए। आपको कोई दोस्त कॉल करता है, बोलता है मुझे पैसे चाहिए, पैसे सेंड कर, आप उसको बोलते हो मेरे पास कैश है, ठीक है, मेरे पास कैश है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो ये जो पास आपके ना, ये कैश होता है। अब समझ आ गया होगा। जो पैसा आपकी जेब में होता है, मान के चलते हैं आपकी जेब में 200 रुपये हैं, तो वही कैश हो जाएगा। मनी जो होता है ये कैश बॉक्स में होता है, जैसे कि शॉप के अंदर जो कैश बॉक्स होता है ना, वही कैश है, ठीक है। कॉइन्स आर नोट्स, जो आपके पास सिक्के या फिर नोट्स होते हैं ना, यही हमारे पास कैश होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कैश इक्वल टू मनी यू कैन यूज़ इमीडिएटली। बैंक अकाउंट मनी जो होता है ना, वो एग्जैक्टली कैश अंटिल विड्रॉन, जब आप उसे निकालते नहीं हो वो कैश नहीं माना जाएगा। तो अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैश, ये टर्म बिल्कुल ईजी थी। अब टर्म आ गई 10th नंबर पे, बैंक। बैंक क्या होता है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको ऐसे इन जनरली तो पता है, लेकिन फिर भी आपको समझना है। आप बैंक में पैसे क्यों रखते हो, इसीलिए कि आपका पैसा सेफ रहे। तो मनी केप्ट इन ए बैंक अकाउंट, तो आपने जो पैसा रखा बैंक अकाउंट में किस लिए रखा, कि आपका पैसा सेफ रहे। एग्जांपल आपके सामने क्या है, 5,000 आपके SBI अकाउंट में है, तो ये हमारे पास बैंक है। बैंक की बात करें, बैंक इज़ ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वेयर मनी इज़ केप्ट सेफली, ठीक है। एंड कैन बी यूज्ड, और यूज्ड किया जा सकता है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड कैन बी यूज्ड व्हेन नीडेड। मनी इन अ बैंक अकाउंट, देखें जो आपका पैसा होता है ना, मनी इन अ बैंक अकाउंट इक्वल टू, ये क्या है, सेफ एंड रेडी टू यूज़ डिजिटली आर बाई विड्रॉल। आप या तो डिजिटली इसको यूज़ करोगे या फिर आप इसको विड्रॉ करोगे, निकालोगे। तो बैंक वो जगह है जहां आपका पैसा सेफ रहता है,
आप चाहें तो विड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे आपका पैसा किस में है, एग्जांपल के तौर पे आप सभी में से, आप में से मैक्सिमम का एसबीआई अकाउंट होगा, जेके बैंक का अकाउंट होगा। तो मनी इन एसबीआई अकाउंट आपने क्या रखा, आपने 5,000 रुपये एसबीआई अकाउंट में रखे, तो ये आपका बैंक मनी है। ये कौन सा पैसा है, ये बैंक मनी है, ठीक है। मनी इन एचडीएफसी बैंक, आपने एचडीएफसी बैंक में पैसा रखा है। शॉपकीपर डिपॉजिट करता है लगभग मान के चलते हैं 20,000 रुपये एचडीएफसी बैंक में, ये बैंक मनी है। मनी इन सेविंग अकाउंट, आपने मंथली सेविंग के लिए 10,000 आईसीआईसीआई बैंक में रखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 10,000 बैंक मनी है। आपने रूल क्या याद रखना है, कैश क्या होता है, कैश के लिए आपने याद रखना है मनी इन हैंड, मनी इन हैंड, ठीक है। और बैंक के लिए क्या याद रखना है, बैंक के लिए मनी केप्ट सेफली, केप्ट सेफली इन बैंक अकाउंट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अब आपको इसके बारे में ज़्यादा समझाने की मुझे नीड नहीं पड़नी चाहिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, ठीक है। मैंने देखा है मैक्सिमम हमारे वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह नहीं आते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वही बड़ी बात है, ठीक है जी। आगे बढ़ें, ठीक है बढ़ते हैं। अब यहीं पे 11 नंबर पे जो टर्म दी गई है ना, डेटर दिया गया है, ठीक है। अब डेटर कौन होता है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, डेटर, पर्सन हु आउज अस, ठीक है। ऐसा शख्स जो हमें क्या कहे, आउज करेगा। अब आउज का मीनिंग क्या होता है, आउज का मीनिंग होता है उदार होना, कर्जदार होना, ठीक है। मतलब हमें किसी ने कर्जा देना है, उस शख्स को कहा जाता है। ए पर्सन हु मस्ट पे मनी टू द बिजनेस, एक ऐसा शख्स जिसको क्या करना होता है, मस्ट पे करना होता है मनी को, बिजनेस को। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। व्हेन समवन आउज मनी, वो पैसा देना जो बाकी रहता हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया गया है, रवि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, रवि ने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधार पे। तो ये रवि क्या है, ये डेटर है। समझ आया इन सिंपल वर्ड कि हमारे पास डेटर कौन होता है। तो आप सिंपल में याद रखोगे, डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस बिकॉज यू सोल्ड गुड्स, क्योंकि आपने उसको क्या किए होंगे, आपने उसको गुड्स को बेचा होगा, ठीक है ना, या फिर सर्विसेज को दिया होगा, किस पे, क्रेडिट पे। आपने उसको क्रेडिट पे दिया होगा, लेकिन वो आपके लिए क्या है, डेटर है, ठीक है। समझ आया। डेटर वो होता है जो आपका पैसा बाद में देगा, मतलब जो आपका कर्जा बाद में देगा, उस इंसान को क्या कहा जाता है, डेटर कहा जाता है। आपने उसको सामान दे दिया पर उसने पैसे अभी नहीं दिए, यानी कि बाद में देगा, लेटर पैसे वो देगा आपको, तो ये हमारे पास डेटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिखा गया है, रवि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, कि रवि ने अगर आपसे गुड्स खरीदे क्रेडिट पे तो वो आपके लिए क्या है, डेटर है। समझ आया। ओके एग्जाम्पल के तौर पर ना, कोई मोबाइल शॉप है आपकी, क्या है, मोबाइल शॉप, ठीक है। इस मोबाइल शॉप में क्या होता है, आप एक मोबाइल देते हो किसी बंदे को, मान लेते हैं रोहन को देते हो, ठीक है। रोहन को कितने में दोगे, मान के चलते हैं आप देते हो 10,000 में, रुपीज़ 10,000 में, लेकिन क्रेडिट पे देते हो, किस पे देते हो, क्रेडिट पे, ठीक है। तो रोहन आपके लिए क्या है, रोहन आपके लिए डेटर है, ठीक है। अब ये ना, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा आगे। अब ये डेटर क्यों है, बिकॉज ही विल गिव यू मनी लेटर, ये आपको बाद में पैसे देगा, तभी ये आपके लिए डेटर है। तो अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी का अपोजिट है हमारे पास 12 टर्म, दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, डेटर और क्रीडेटर। क्रीडेटर क्या होता है, इसी का उल्ट, जैसे मैंने आपको बोला डेटर, ठीक है। डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसा मिलना है, मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग दे विल गिव अस मनी, गिव अस मनी, ठीक है। जिससे हमें पैसा मिलना है वो हमारे लिए डेटर। लेकिन क्रीडेटर क्या होगा, इसी का उलट, ठीक है। क्रीडेटर, क्रीडेटर की जब हम बात करते हैं ना, पैसा देना होता है, जिसे हमें क्या देना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है। मतलब वी विल गिव देम मनी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसका डेफिनेशन, पर्सन वी ओ, ठीक है, ए पर्सन हुम वो मस्ट पे लेटर। डेटर मतलब जो पैसा हमें मिलता है, जिस आदमी से हमें वो पैसा लेना होता है, वो हमारे लिए डेटर है, मतलब वो हमें पैसा देगा बाद में। लेकिन क्रीडेटर ये होता है कि हमें उसको पैसा देना है, अगर किसी को पैसा देना होता है, मतलब वी विल गिव देम मनी, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्रीडेटर, ठीक है। अब इन सिंपल वर्डिंग में आपको समझा देता हूँ। ए क्रीडेटर इज़ अ पर्सन टू होम द बिजनेस ओज मनी, समवन हु गेव गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब कि कोई ऐसा शख्स, कोई
ऐसा शख्स, समवन, जो क्या करेगा, हु गेव गुड्स, हु गेव गुड्स, लिख लेना, सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस। तो आप क्या याद रखेंगे, क्रेडिटर कौन होता है, ऐसा आदमी जो हमें गुड्स और सर्विस देता है लेकिन उधार पे देता है हमारे बिजनेस के लिए, वो क्रेडिटर है। लेकिन जो हमसे उधार से लेता है वो डेटर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उससे माल ले लिया पर पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में देंगे, तो ये हमारे पास क्रेडिटर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब कि मोबाइल शॉप है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने मोबाइल ख़रीदे, कोई ट्रेडर है, मान लेते हैं अमित ट्रेडर है, ठीक है, अमित ट्रेडर से आपने क्या किया, आपने मोबाइल्स को ख़रीदा लगभग 50,000 में, कितने में, 50,000 में क्रेडिट पे। अमित ट्रेडर आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू पे देम, क्योंकि आपने उसको पे करना है बाद में। दूसरी एग्जांपल हम मान लेते हैं, कोई शॉपकीपर है, वो राइस खरीदता है एक होल सेलर से, बट वो कहता है कि मैं तुझे पैसे नेक्स्ट वीक दूंगा। आप ही मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप किसी से कुछ चीज़ खरीदते हैं और आप उसको कहते हैं मैं आपको पैसे नेक्स्ट वीक दूंगा, तो वो होल सेलर आपके लिए क्या होगा, जिससे आपने वो चीज़ें ली, वो होल सेलर आपके लिए क्रेडिटर होगा। समझ आया होगा। कोई टेलर की शॉप है, आप कपड़े आज खरीद रहे हो और पेमेंट आप उसे 5 दिन बाद करोगे, तो वो क्लॉथ सेलर क्या होगा, क्लॉथ सेलर, मतलब वो हमारे पास टेलर की शॉप जो है वहीं पे क्लॉथ सेलर है, वो आपके लिए क्रेडिटर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों में समझ आ गया होगा कि क्रेडिटर और हमारे पास डेटर में क्या डिफरेंस होता है। डेटर का मीनिंग होता है हमें जिससे पैसा मिलना होता है, मतलब कोई शख्स हमें पैसा देगा, उसने हमसे चीज़ें ली हैं लेकिन पैसे बाद में देगा, वो डेटर है। क्रेडिटर ये हो गया कि मान के चलते हमने ही किसी से उधार पे सामान ले लिया, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डेटर का मतलब इन सिंपल वर्ड पैसा जिससे हमें मिलना है, और क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये टर्में एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरह से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने 13 नंबर पे जो टर्म दी गई है, परचेज़ दिया गया है। अब परचेज़ का मीनिंग क्या होता है, परचेज़ का मीनिंग होता है बाइंग गुड्स। जब आप क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को बाई करते हैं। ठीक है, बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग, लेकिन आप क्या करते हो, उन गुड्स को बेचने के लिए ख़रीदते हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे शॉप बाइज 50 पेन्स, तो यहाँ पे आपने शॉप के लिए कितने पेन खरीदे, 50 पेन खरीदे। किस लिए खरीदे, बेचने के लिए खरीदे, तो ये आपके लिए परचेज़ कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परचेज़ मीन्स बाइंग गुड्स फॉर द बिजनेस। ठीक, स्पेशली गुड्स, ये क्या होंगे, स्पेशली गुड्स होंगे दैट यू विल सेल अगेन टू कस्टमर्स, जो आप क्या करोगे, सेल अगेन करोगे कस्टमर्स को। इन सिंपल वर्डिंग, परचेज़ का मतलब सामान खरीदना होता है, मतलब बाय करना होता है, जो आप शॉप में क्या करोगे, सेल करोगे। जब क्या होता है कि शॉप के लिए आप गुड्स को खरीदते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, परचेज़ कहते हैं। इन सिंपल वर्डिंग याद रख लेना। मान के चलते हैं कोई क्या है, हमारे पास स्टेशनरी की शॉप है। किसकी शॉप है, याद रख लेना, स्टेशनरी की शॉप। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्टेशनरी की शॉप है, इसमें आपने क्या किया, आपने इसके लिए 50 पेन्स को परचेज़ किया। क्या किया, परचेज़ किया। किस लिए किया, सेलिंग के लिए किया। किस लिए किया, सेलिंग के लिए किया। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ अ परचेज़, ये हमारे पास परचेज़ है। ठीक है, आपने क्या किया, आपकी कोई मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप में आपने 10 न्यू मोबाइल लाए। ठीक है, 10 न्यू मोबाइल लाए स्टॉक के लिए। ठीक है, स्टॉक में आपने 10 न्यू मोबाइल खरीदे। ये जो मोबाइल आपने ख़रीदे हैं ना, किस लिए, सेल करने के लिए, ये परचेज़ में आएगा। तो सिंपल आप याद रख लेना, बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास परचेज़ कहलाता है। ठीक है, तो परचेज़ का मतलब क्या हुआ, बिजनेस ने जो सामान बेचने के लिए चीज़ें खरीदी होती हैं वो परचेज़ होता है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, मान के चलते हैं आपने बाइंग किया गुड्स को ऑफिस यूज़ के लिए। किस लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। ये परचेज़ नहीं है, ये परचेज़ नहीं है। ठीक है, बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग इज़ परचेज़। जब आप चीज़ों को बेचने के लिए खरीदोगे ना, वही परचेज़ कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो 100 पेन्स बेचने के लिए, तो ये परचेज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे। आपने क्या किया, एक पेन खरीदा, कितना, एक पेन, लेकिन वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा,
तो ये हमारे पास परचेज़ नहीं कहलाएगा। परचेज़ कौन सी चीज़ कहलाएगी? बिज़नेस ने जो चीज़ें क्या की होती हैं, बेचने के लिए खरीदी होती हैं, वही परचेज़ में आता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे दिया गया है सेल्स। ठीक है, सेल्स का मीनिंग क्या होता है? सेल्स का मीनिंग होता है सेलिंग गुड्स। जब आप क्या करते हो, गुड्स को सेल करते हो, गुड्स को सेल करते हो, ये हमारे पास सेल्स कहलाता है। ठीक है, सेलिंग गुड्स टू कस्टमर, जब आप क्या करते हो, गुड्स को बेचते हो कस्टमर को, यही हमारे पास सेल्स कहलाती है। मतलब कि आपने कितने पेन बेचे? 10 पेन बेचे, उससे जो पैसा आया वो आपके लिए सेल है। ठीक है, सेल्स मीन्स सेलिंग गुड्स टू कस्टमर फॉर मनी। सेल्स मतलब सामान बेचना होता है। क्या होता है? सामान बेचना, जिससे क्या आता है? पैसा आता है, मनी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल्स हैं। ठीक है, देखें आपकी कोई शॉप है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? शॉप में से किसी कस्टमर को गुड्स बेचोगे। ठीक है, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो पैसा आपके लिए क्या है? सेल है। ठीक है, ये तो आप सबको मालूम भी है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शॉप है, आपने क्या किया? 10 पेन्स को आपने यहाँ पे किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। ठीक है, कस्टमर को बेचा होगा कितने में? ₹100 में। तो जो हमारे पास ₹100 आपके पास आए, ये ₹100 आपके लिए सेल है। क्या है? सेल है। आपने कोई मोबाइल बेचा, मोबाइल की शॉप है, ₹12,000 में। ठीक है, ये जो पैसा आपके पास आया आपकी शॉप पे, ये सेल है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि सेल्स क्या होता है? सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। ठीक है, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है वही हमारे पास सेल्स कहलाता है। तो इन सिंपल वर्डिंग आप इतना ही याद रख लेना सेल्स के लिए, कि हमारे पास बिजनेस का सामान बेच कर जो हमें पैसा मिलता है वही हमारे पास क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स वर्सेस परचेज में क्या डिफरेंस है? सेल्स वर्सेस परचेज में अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है ना, तो सेल और परचेज में क्या फ़र्क है? परचेज का मतलब होता है सामान खरीदना, सामान जो आपने बाई किया होता है बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? परचेज। लेकिन सेल क्या होता है? सेल का मीनिंग है सामान बेचना कस्टमर को। ठीक है, तो उससे जो पैसा आएगा वो आपके लिए सेल है। जो आप चीज़ें खरीदते हो ना बेचने के लिए, वो परचेज है, और ख़रीद के जो आपके पास पैसा आता है कस्टमर को जो आप बेचते हो, वो आपके लिए सेल है। तो इतना आप याद रखेंगे। फिर हमारे सामने दिया गया है गुड्स। देखिए 15 नंबर टर्म काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ रहता है। आइटम्स टू सेल, ऐसी आइटम्स जो आप क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक है, आइटम्स जो होती हैं ना एक बिज़नेस के अंदर, वो गुड्स कहलाती हैं। थिंग्स, ऐसी चीज़ें, द बिजनेस बाइज, जो बिज़नेस खरीदता तो है लेकिन बाद में उनको बेचता है। एग्जाम्पल के एक शू की शॉप है, उसके अंदर जो भी शूज़ हैं, जो हमारे पास उसके अंदर जूते हैं, वो उस शॉप के लिए क्या हैं? गुड्स हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्डिंग आप क्या याद रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों? इन सिंपल वर्डिंग आप याद रखोगे, हमारे पास गुड्स और आइटम्स, goods are items that a business buys to sell to customers। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इन्हीं को गुड्स कहा जाता है। गुड्स वो सामान जो बिज़नेस बेचने के लिए खरीदता है, जो चीज़ें शॉप में लाई जाती हैं ताकि कस्टमर को बेची जा सकें, वही हमारे पास गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गुड्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं आपकी कोई पेन की शॉप है। किसकी शॉप है? पेन की शॉप। ठीक है, आपने इसमें क्या क्या लाया? आपने क्या क्या खरीदा? पेन्स को खरीदा। ठीक है, आपने यहाँ पर पेंसिल्स को खरीदा। ठीक है, आपने यहाँ पर इरेजर्स को खरीदा। ये सारी चीज़ें ये हैं, ये जो सारी की सारी आइटम्स है ना, ये हमारे पास उस शॉप के लिए क्या रहेंगी? गुड्स रहेंगी, क्योंकि शॉप ये सारी चीज़ें बाद में बेचती है। ठीक है, सेल करती है। इस तरह मोबाइल स्टोर है, तो मोबाइल के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। इसी तरह आपको इन चीज़ों को समझना है। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। गुड्स का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? गुड्स का मीनिंग होता है वो सामान, ऐसा सामान जो बिज़नेस बेचता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक, अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेल्स भी बता दिया, गुड्स भी बता दिया। कि जब भी आप क्लास वॉच करते हैं ना, पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया करें। ये मत सोचो कि हम बिगनर्स हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स मुश्किल है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप अकाउंट्स का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, आप अकाउंट्स के टीचर बन जाओगे। मानते हैं कि रास्ते मुश्किल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आसान मंजिल की तरफ वो रास्ता नहीं जा रहा होता। जो भी शख्स कोशिश करना छोड़ देता ना, वो असल में अपने ही मौका को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो हर कामयाबी के पीछे एक सादा सा असूल होता है, आज थोड़ा बेहतरीन करो। ठीक है, कल से जो कल गुजर गया उसको मत याद करो। आज आपको क्या करना है, जो आपके सामने है उसमें कुछ ऐसा करो कि आपको पता चले मैंने आज क्या किया। रात को सोने से पहले आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मेहनत का बीज आज बोएगा ना, कामयाबी की फसल ज़रूर काटेगा। इसीलिए आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास को वॉच करना है, हर चीज़ को रिवाइज करना है, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से आती हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे 16 नंबर टर्म हमारे पास दिया गया है स्टॉक। ठीक है, कि स्टॉक क्या होता है। इन सभी टर्म्स का यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो स्टॉक की जब हम बात करते हैं, स्टॉक मीन्स द गुड्स दैट आर स्टिल विद द बिजनेस एंड नॉट येट सोल्ड, यानी कि अनसोल्ड गुड्स। सिंपल वर्ड में आपको क्या याद रखना है, स्टॉक का मीनिंग होता है वो सामान जो शॉप के पास बचा हुआ हो, जो अभी तक बेचा नहीं गया हो। ठीक है, तो वही अनसोल्ड गुड्स भी कहलाता है। जिस तरह घर में राशन होता है ना, वैसे शॉप में स्टॉक होता है। तो गुड्स लेफ्ट इन शॉप एट द एंड। ठीक है, याद रख लेना कि जो गुड्स क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं दुकान के अंदर। ठीक है, एंड पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं 20 अनसोल्ड शर्ट्स, कि 20 जो हमारे पास अनसोल्ड शर्ट्स हैं आपके बिज़नेस में, वो अभी बिकी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टॉक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई पेन शॉप है। ठीक है, पेन की शॉप है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 100 पेन्स को ख़रीदा। कितने पेन्स को, 100 पेन्स को ख़रीदा, और आपने यहाँ पे क्या किया, 60 को सोल्ड कर दिया। ठीक है, ख़रीदा आपने 100 पेन्स को, सोल्ड आपने किया 60 पेन्स को, रिमेनिंग कितने बचे आपके पीछे, 40 पेन्स जो थे वो बच गए। तो ये जो बचे वाले पेन है ना, ये आपका स्टॉक कहलाएंगे। समझ आ गया होगा। मोबाइल शॉप है, तो शॉप के पास ना 5 मोबाइल आपने सोल्ड किए, 7 पीछे मोबाइल बच गए, मतलब बेचने के लिए। तो वो जो बचे हुए मोबाइल हैं वो आपके लिए स्टॉक कहलाएंगे। इसी तरह से आपको इन चीज़ों को समझना है। तो सिंपल वे में आपको क्या याद रखना है, स्टॉक मीनिंग बिजनेस के पास जो सामान बच जाता है वही हमारे पास स्टॉक कहलाता है। ठीक है, गुड्स फॉर सेलिंग दैट आर अनसोल्ड। क्या डेफिनेशन कहती है हमारी, गुड्स फॉर सेलिंग, ठीक है, दैट आर अनसोल्ड, दैट आर अनसोल्ड। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, नो आइटम्स फॉर ऑफिस यूज़, फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पे आपको स्टॉक के बारे में अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास गुड्स फॉर सेलिंग, गुड्स जो आपने किस लिए लाए होते हैं, बेचने के लिए, बट वो अनसोल्ड रहते हैं एट द एंड, वही हमारे पास स्टॉक कहलाता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। आपको याद रखना है, स्टॉक मीन्स द गुड्स दैट आर स्टिल विद द बिजनेस एंड नॉट येट सोल्ड। वो सामान जो शॉप के पास बचा हुआ है, जो अभी तक बेचना है, ठीक है, जो बेचा नहीं गया है, वही हमारे पास स्टॉक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने 17 नंबर टर्म दिया गया है इनवॉइस। इनवॉइस बिल भी इसे बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, देखो, पेपर गिवन ड्यूरिंग सेल शोइंग प्राइस। देखो, एक इनवॉइस जो है ना, ध्यान से समझना, एन इनवॉइस इज़ ए डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय ए सेलर। सेलर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, टू ए बायर, बायर को दिया जाता है। जो क्या दिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बोला, एक इनवॉइस ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दिया जाता है सेलर के द्वारा बायर को, खरीदने वाले को, जो क्या दिखाता है, व्हाट आइटम्स सोल्ड, कि उसने कौन सी आइटम को बेचा है। दूसरा, हाउ मेनी आर सोल्ड, मतलब कितनी क्वांटिटी उसने बेची है। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड इस पे लिखा होता है। प्राइस क्या है हर एक आइटम की, प्राइस ऑफ ईच आइटम को ये शो करता है, ये जो इनवॉइस बिल होता है। इस पे डेट दी होती है, शॉप का नेम दिया होता है। ठीक है, शॉप नेम दिया होता है, और पेमेंट डिटेल भी इसमें दी होती है, पेमेंट डिटेल। क्लियर यहाँ तक। तो आपको क्या याद रखना है, ये एक प्रूफ होता है। सिंपल सी बात, प्रूफ ऑफ, किसका प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ ए सेल, एक सेल का प्रूफ होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। मतलब मान के चलो आप ना 5 चॉकलेट्स खरीद रहे हो किसी दुकान से, तो शॉपकीपर आपको एक इनवॉइस देगा जिसमें आइटम लिखा होगा, यानी चॉकलेट लिखी होंगी, क्वांटिटी मतलब 5 चॉकलेट ली, प्राइस यानी कि 50 रुपी। तो टोटल मान के चलते हैं 5 ली, एक चॉकलेट की प्राइस 50 रुपीज़ थी, तो सारी की कितनी हो जाएगी, 250, मतलब 5 की 250 हो जाएगी। तो ये जो इनवॉइस है ना, ये क्या दिखाता है, व्हाट यू बॉट, आपने क्या खरीदा, एंड हाउ मच यू हैव पे, और आपने कितना पे किया। तो सिंपल इतना याद रख लेना, एन इनवॉइस इज ए पेपर दैट प्रूव्स ए सेल हैपेंड एंड टेल्स हाउ मच टू पे। इतना आप याद रखेंगे। जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, एक इनवॉइस देते हैं जब आप कोई चीज़ वहाँ से लेते हैं। तो इतना आप ज़रूर याद रखना। हमारे पास सिंपल वे में इनवॉइस एक ऐसा कागज़ या बिल होता है जो सेलर, सिंपल वे में जो सेलर जो होता है किसको देता है, कस्टमर को देता है, कस्टमर को देता है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है, क्या चीज़ बेची, कितनी क्वांटिटी दी, कितनी प्राइस है उसकी, टोटल कितने पैसे देने हैं, डेट, शॉप का नाम, कस्टमर का नाम, पेमेंट का तरीका जो भी है, यानी कि एक तरीके का प्रूफ होता है जो सेल के रिलेटेड होता है। तो
तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपको बिल दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है जब आप कोई चीज़ लेते हैं ड्यूरिंग सेल, तो उसमें जो प्राइस वगैरह दिखाई होती है, जो क्वांटिटी वगैरह दिखाई होती है, तो वही हमारे पास इनवॉइस बिल कहलाता है। तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है, इनका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, और पूछा भी जाता है डायरेक्टली। अब रिसिप्ट की बात करें तो आपको पता ही है, आप कई बार JKSSB के जब ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो आपको भी एक रिसिप्ट मिलती है एट द एंड पेमेंट होने के बाद। तो प्रूफ जो होता है रिसीविंग मनी का, मतलब आपने किसी को पेमेंट की, ठीक है, उसका जो प्रूफ रहेगा आपके पास, ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रिसीविंग मनी को हम कहते हैं रिसिप्ट। पेपर शोइंग, पेपर ये क्या दिखाता है कि हमने मनी लिया है, ठीक है, आपने किसी को पेमेंट की, उसके पास भी वो एज अ प्रूफ रहेगा और आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्कूल की जो फ़ी रिसिप्ट होती है, मतलब आपको फ़ी रिसिप्ट दी जाती है ना स्कूल के द्वारा कि ये जो जी ये आपकी फ़ी है बच्चों की मंथली, ये आपको पे करनी है। जब आपने पे की तो आपको वो क्या देते हैं, एक रिसिप्ट देते हैं। तो रिसिप्ट भी एक ऐसा कागज़ या डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर को मिलता है जब वो पैसे दे देता है, जब वो पैसे दे देता है, ठीक है। तो रिसिप्ट क्या बताता है, पैसे दिए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल, और ये भी बताता है किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, वो भी उस पर लिखा होता है, कब दिए गए हैं तो वो डेट मेंशन होगी, कितने दिए हैं तो वो भी लिखा होगा। यानी कि रिसिप्ट क्या है, पैसे देने का एक प्रूफ होता है, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखोगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान के चलते हैं, सोचो तुम दुकान से क्या करते हो, किसी दुकान से 5 डेयरी मिल्क खरीदते हो और उसकी जो प्राइस होती है वो ₹250 होती है। जब तुम पैसे देते हो तो दुकानदार तुम्हें एक रिसिप्ट देता है, ठीक है, उसमें डेट लिखी होती है, ठीक है, आइटम का नाम लिखा होता है, क्वांटिटी मतलब आपने 5 ली, कितने में ली वो भी लिखा होगा, 250 में ली, ठीक है। ये लिखा होता है रिसीव्ड विथ थैंक्स 250 फ्रॉम, कस्टमर का नाम भी लिखा होता है या दुकानदार की स्टैंप या सिग्नेचर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रूफ ऑफ रिसीविंग मनी को हम रिसिप्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, यहीं पे OMR बेस्ड टेस्ट चाहिए हो, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए हों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्टडी पैकेज डिटेल की बात करें तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें GK आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। इंग्लिश कवर हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, अकाउंटेंसी के नोट्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे डेली बेसिस पे, साइंस के रिलेटेड आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें, ये नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। कंप्यूटर की बात करें, ऑलरेडी हमने पढ़ाया है लेकिन ये भी आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मटेरियल एंड टेस्ट की बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स PDF तो आपके कवर होंगे। OMR बेस्ड टेस्ट रहेंगे, पहले हम सेक्शनल टेस्ट रखेंगे और बाद में हम फुल लेंथ टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी रखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि व्हाट्सएप पेड ग्रुप रहेगा, कहीं पे आपको डाउट रहता है तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी ताकि आप मोटिवेट रहें। इसकी फ़ी अभी ओनली सिर्फ 499 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ 499 रुपी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट ये वाला मटेरियल लेना चाहे, पेड ग्रुप में ऐड होना चाहे तो हो सकता है, बाद में ये फ़ी इंक्रीज़ भी हो सकती है। और हाँ, जिन्होंने भी हमसे NT का मटेरियल लिया है या फिर JKPSI का लिया है, आपके लिए ऑफ़र है, आपको ये फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 249 पड़ेगी। कौन से एस्पायरेंट, जिन्होंने हमसे ऑलरेडी NT और JKPSI का स्टडी मटेरियल लिया था, ठीक है। इनकी क्लासेस भी हम कंटिन्यू करेंगे और GK जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो NT और JKPSI को भी माइंड में रख के पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ 249 रुपी फ़ी पड़ेगी। ये जो हमारे पास 249 रुपी है, ये NT JKPSI एस्पायरेंट जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल लिया है, ताकि आपका लॉस ना हो और आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि NT का एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट ही होगा, अगर हुआ तो हम चाहते हैं कि आप भी साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आज से ही रजिस्ट्रेशन करवा देना जो भी इंटरेस्टेड है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालना है और लिखना है FAA के नोट्स चाहिए और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। ओके प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। फिर यहीं पे हमारे पास 19th नंबर टर्म दी है वोचर, प्रूफ डॉक्यूमेंट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। देखिए, वोचर आप सिंपल वर्ड में क्या याद रखोगे, ट्रांसैक्शन का प्रूफ, ठीक है। ट्रांसैक्शन प्रूफ जो होता है ना, ये हमारे पास वोचर जाना जाता है और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। अलग से आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है, तो हम इन डिटेल बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वोचर भी देखेंगे वहाँ पे, इसकी टाइप्स भी होती हैं। पेमेंट वोचर होता है, ठीक है, फिर हमारे पास रिसिप्ट वोचर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है, सिंपल पेपर दैट प्रूव्स ए ट्रांसैक्शन हैपेंड, एक ऐसा पेपर जो ये प्रूव करे, ठीक है, कि ट्रांसैक्शन जो हुई है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमारे पास जो ट्रांसैक्शन का प्रूफ रहता है वही हमारे पास वोचर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल बिल क्या है, ये हमारे पास एक वोचर है,
ठीक है। बाद में जब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे, तो आपको इसमें कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आपने इतना ज़रूर याद रखना है, वोचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांसैक्शंस का जो प्रूफ रहता है ये हमारे पास वोचर ही कहलाता है। तो आप इन सिंपल वर्डिंग क्या याद रखोगे, ए वोचर इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स ए फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। लिख लो, वोचर की जब हम बात करते हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ए डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स ए फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इट शोज़, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हु पेड और रिसीव्ड मनी, है ना, हाउ मच मनी वाज पेड रिसीव्ड, डेट एंड पर्पस ऑफ द पेमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो आप इतना याद रख लेना है, वोचर इज़ प्रूफ ऑफ ए पेमेंट और रिसिप्ट, ये प्रूफ होता है, ठीक है, किसी पेमेंट का या रिसिप्ट का, तो यही वोचर के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो बाद में इसको इन डिटेल भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ वोचर वगैरह। फिर हमारे सामने दिया गया है जर्नल, ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फर्स्ट बुक, सुनो, बुक वेयर ऑल ट्रांसैक्शंस आर रिटन फर्स्ट, ये ऐसी बुक होती है अकाउंटिंग में, इन सिंपल वर्डिंग याद रखना, जहाँ पे सारी की सारी ट्रांसैक्शन सबसे पहले लिखी जाती हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं गुड्स, वो लिखी जाएंगी किस में, सबसे पहले जर्नल में लिखी जाएंगी। तो आप क्या याद रखोगे, जर्नल एक ऐसा बुक या रिकॉर्ड होता है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांसैक्शंस, ठीक है, बिजनेस के सारे ट्रांसैक्शंस को टाइम के ऑर्डर में लिखा जाता है, जब भी पैसा आता है या जाता है लिखा जाता है, जब भी कोई सेल हो या परचेज हो वो भी लिखा जाता है। जर्नल सबसे पहले जो रिकॉर्ड सारा का सारा लिखा जाता है ये जर्नल में ही लिखा जाता है, तभी जर्नल को फर्स्ट बुक कहा जाता है, ठीक है। इसलिए जर्नल ये मान लेना कि बिजनेस का पहला डायरी रिकॉर्ड भी माना जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट डायरी रिकॉर्ड, इस तरह से भी आप याद रख लेना। तो यहाँ पे आपको समझ आया, ऐसी बुक जहाँ पे सारी की सारी ट्रांसैक्शंस जो होती हैं सबसे पहले लिखी जाती हैं वो जर्नल कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, कहते हैं सेल ट्रांसैक्शन है, क्या है, सेल ट्रांसैक्शन, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 5 चॉकलेट्स को बेचा, और कितने बेचा, मान लेते हैं आपने 250 रुपीज़ में बेचा, ठीक है, 250 में, तो ये जर्नल में एंट्री होगी इसकी स्पेशली। तो यहाँ पे आप जर्नल में जब एंट्री करोगे ना, आप पता क्या करोगे, ये मैं आपको इन डिटेल भी बताऊंगा जर्नल के बारे में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। पे तो सिर्फ हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख रहे हैं कि क्या चीज़ होती है, कि हमारे पास जर्नल होता क्या है, डेट लिखी जाएगी, पार्टिकुलर लिखा जाएगा बुक के अंदर, और डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा। डेबिट क्रेडिट के रूल भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट जो भी होगी वो आप इधर लिखोगे, ठीक है। पार्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास किसकी यहाँ पे सेल ट्रांसैक्शन की बात हो रही है ना, एक तो कैश अकाउंट लिखोगे, दूसरा सेल्स अकाउंट लिखोगे। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट, कैश अकाउंट आप डेबिट साइड लिखोगे, और जो हमारे पास सेल्स अकाउंट है ना, जो आपके पास सेल आई वो आप क्रेडिट में लिखोगे 250 इधर इस वाली साइड। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज अगर बताऊंगा तो आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रख लेना कि जर्नल क्या होता है, जर्नल एक ऐसी बुक या रिकॉर्ड होता है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांसैक्शंस को टाइम के ऑर्डर के साथ लिखा जाता है और सबसे पहले लिखा जाता है। तो जर्नल फर्स्ट बुक इसीलिए माना जाता है। इतना समझ आ गया, सीधा सीधा यही लाइन एग्जाम में आ जाता है, बुक वेयर ऑल ट्रांसैक्शंस आर रिटन फर्स्ट इस नाम से जानी जाती है। तो फर्स्ट बुक जो है ये हमारे पास जर्नल के नाम से जानी जाती है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 20 टर्म्स सीखे, टोटल हम यहाँ पे 100 टर्म्स सीखेंगे। कितने, 100 टर्म्स। देखो अभी तो आपका सिलेबस भी आउट नहीं हुआ है ऑफिशियल, सिलेबस तो अकाउंट्स का यही रहेगा, बाकी में चेंजिंग हो सकती है। ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी बेसिक चीज़ें ना वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, ताकि बाकी वाले जो टॉपिक्स आपको दिए गए ना सिलेबस में वो आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो होप आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। तो हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।